हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीएससी में पिछले 20 सालों में आए हुए जीव विज्ञान का प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी में साइंस पोर्शन का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। तो आज हम लोग जीव विज्ञान के प्रश्नों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवांशिकता और विचरण। इसका सही उत्तर है डी, आनुवांशिकता और विचरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। इसका सही उत्तर है सेब। सेब ऐसा सच्चा फल नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्सरे, पराध्वनि, पराबैंगनी, सूक्ष्म तरंगे। इसका सही उत्तर होगा पराध्वनि तरंगे। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंग का उपयोग किया जाता है। और जेनेटिक्स का मैं बताया ही था कि जेनेटिक्स के अध्ययन को आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन करता है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कीट संवर्धन क्या है? इसका सही उत्तर है कीट की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन है। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुओं कृषकों का मित्र एवं भूमि की आंत कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो केंचुआ है उसे कृषकों का मित्र, किसानों का मित्र और भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। फिर से मैं इस प्रश्न को दोहराऊंगा। कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूँ, चावल, जौ, मक्का। इसका सही उत्तर है चावल। ऐसा कि हम लोग जानते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होती है। वास्तव में चावल 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है क्या? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडायाजिन। इसका सही उत्तर है पेनिसिलिन तथा सल्फाडायाजिन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अतः अभीष्ट उत्तर ई उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। पेनिसिलिन और सल्फाडायाजिन एंटीबायोटिक है। ये क्या किया जाता है? बैक्टीरिया जनित रोगों का उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक है और इसे बैक्टीरिया जनित रोगों का उपचार के लिए यूज किया जाता है। पेनिसिलिन और सल्फाडायाजिन। मैं बार बार दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप लोग के भी मस्तिष्क में यह बैठ जाए। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय नियंत्रित करता है? मेटाबॉलिज्म। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज
किसने लिखी है? इसका सही उत्तर है डार्विन। डार्विन ने पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़ लिखी है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के पुस्तक के लेखक डार्विन हैं। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। ये प्रश्न बीपीएससी के 2019 में पूछा गया था, 65वीं बीपीएससी में। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग पौधे के किन भाग से? शुष्क पत्तियां, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्पकली। इसका सही उत्तर होगा शुष्क पुष्पकली। शुष्क पुष्पकली से जो लौंग है वो प्राप्त होते हैं, शुष्क पुष्पकली। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। सूखी हुई पुष्पकलिका, और ये कहाँ पाया जाता है? तो सदाबहार वन में पाया जाता है, और इसका साइंटिफिक नाम यूजीनिया कैरियोफाइलेटा, यूजीनिया कैरियोफाइलेटा है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये बीपीएससी 2020 में प्रश्न पूछा गया है। तो फूल की कली। अब देखिए, यही प्रश्न 2015 में भी पूछा गया था, और इसी प्रश्न को 2020 में फिर से दोहराया गया है। शुष्क पुष्पकली है, इसलिए कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते रहें, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है। लौंग बंद कलिया या पुष्पकलिका है, जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजिजियम एरोमेटिकम है, जो कि कुलमिटेरेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है, जिसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 से 20 मीटर तक होती है। इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। क्या इसका उत्तर होगा? इसमें नोड एवं इंटरनोड होते हैं, इसलिए अदरक तना है, जड़ नहीं। नोड एवं इंटरनोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। ये बीपीएससी 2020 में प्रश्न आया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पादप कली है क्या? पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रोह को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, को क्या कहते हैं? हेलोफाइट। 2011 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, हेलोफाइट कहते हैं। लवन मृदोद्भिद, हेलोफाइट। इसका हिंदी नाम है लवन मृदोद्भिद। मृदोद्भिद कहते हैं, लवन मृदोद्भिद कहते हैं। उन पादपों को कहते हैं जो लवन युक्त जल में पैदा होते हैं। हेलोफाइट नमक युक्त मिट्टी। अगला प्रश्न को चलता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इसका सही उत्तर है मस्तिष्क। EEG मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। इसका क्या नाम है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? उत्तर परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृति के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशानुगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण इसीलिए है, क्या? उत्परिवर्तन के कारण।
2015 बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन, IR जिसे कहते हैं इंफ्रारेड। यह अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द का उपचार के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। मैं फिर से प्रश्न को दोहराता हूँ। मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए जो विकिरण का उपयोग होता है वो इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड। और अल्ट्रासाउंड वाले जो मैं तरंगे की बात बताया था उसे कहते हैं पराध्वनि तरंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अंगोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? इसका सही उत्तर है विटामिन D2। विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल कहलाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। विटामिन D2 अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं इसे, अर्गोकैल्सिफेरॉल। भोजन में कौन कौन से भोजन में पाया जाता है? तो मक्खन में, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न 2016 बीपीएससी में पूछा गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, अर्गोकैल्सिफेरॉल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा विटामिन के। प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्त्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। रुधिर स्त्रावरोधी पदार्थ। अगर हम लोग का कहीं कट गया, कहीं चोट लग गया और खून निकलने लगता है तो विटामिन के ही है जो वहाँ खून को क्लॉट कर देता है, इसलिए इसे कहते हैं रुधिर स्त्रावरोधी पदार्थ। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक बार कट जाएगा तो ब्लडिंग रुकेगा नहीं, क्योंकि अधिक रुधिर बढ़ जाने का डर बना रहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, 2020 बीपीएससी में पूछा गया है। विटामिन के कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे से बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्त्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में होता है कितना पानी होता है? लगभग 70% पानी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। इसका सही उत्तर है ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। 2015 के यूपीएससी का प्रश्न है। यकृत व मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रक में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर होगा डीएनए। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीएनए की खोज किसने की? यह एक गलत धारणा है कि
डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, MHF विलिंग्स तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे का विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए के पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा था। न्यूक्लिन वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर ने इसे खोज किया था और इसे न्यूक्लिन कहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। बीपीएससी के बायोलॉजी के प्रश्न बहुत ही कठिन होते हैं, इसलिए खूब मेहनत करने की ज़रूरत है। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? इसका सही उत्तर होगा थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली रहती है। थायरोक्सिन 2019 के बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन। क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन 2 लक्ष्य उत्तक होते हैं: स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्ध पान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगते हैं, जिसे पिटोसिन कहते हैं। गाय भैंसों से अधिक दूध प्राप्त करने के लिए आपने देखा होगा कई दफ़ा गांव में कि कई गाय को पालने वाले जो होते हैं वे लोग गाय को इंजेक्शन दे देते हैं ताकि खूब दूध मिले। जो इंजेक्शन देते हैं उसे कहते हैं पिटोसिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने की भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि महिला सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थिका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोनिवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन एस्ट्रेडियोल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है, ये विकास में सहायक होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इसका सही उत्तर है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के
अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसका रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है कितना? वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर के विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है। कितना? 1500 लीटर पर डे, तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 12 सीसी रक्त प्रभावित होते हैं। 12 सीसी। 2015 बीपीएससी का यह प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। विटामिन ए जो है वो यकृत में भंडारण होता है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। याद रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से रतौंधी हो जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो मैं सीधे उत्तर बता देता हूँ कि रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफथैलेमिया रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैलेमिया रोग होता है। साइनोकोबालेमिन विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता तथा विटामिन डी कोलीकैल्सिफेरॉल D3 तथा अर्गो कैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी विटामिन बी अर्थात थायमीन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से। तो रेटिनॉल, जीरोफ्थैलेमिया, साइनोकोबालेमिन यानी रक्त अल्पता, विटामिन B12 तथा अर्गो कैल्सिफेरॉल रिकेट्स, इसे विटामिन D1, D2, D3 में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न था ये। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? बीपीएससी 2016 में प्रश्न आया है। इसका सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, जबकि एल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। अतः विकल्प ई अभीष्ट उत्तर होगा। फिर से मैं दोहरा देता हूँ। सूर्य का प्रकाश कॉड यकृत तेल विटामिन डी से समृद्ध है। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई से है और एल्फाल्फा विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। संतरा विटामिन सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है
5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर का भार का लगभग 7 से 8% होती है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण शरीर का भार का लगभग 1/13 भाग होता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 7 से 8% होती है। ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है B12। अक्सर बच्चों में इसकी कमी हो जाती है B12 की। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबालामीन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र या कार्याकी भी गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 साइनोकोबालामीन का महत्वपूर्ण घटक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। किसमें? इसका सही उत्तर है RH कारक। रक्त आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ RH कारक का भी संगत होना आवश्यक है। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रीसस बंदर के रक्त में की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? सही उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य का औसतन रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती है। पहले को प्रकुंचन दाब तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली तथा प्रसारण दाब 180 Hg। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। चलिए इसको याद करते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है O2। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद करते हैं। तभी तो हम लोग ऑक्सीजन पेड़ पौधों से लेते हैं।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण का एक फार्मूला है जिसे अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, वो है C6CO2 प्लस 12H2O प्रकाश और पर्णहरिम, फिर मिलता क्या है बाई प्रोडक्ट C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये इम्पॉर्टेंट है, फिर से समझ लीजिए। 6CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O यानी पानी, C6H12O6 प्लस C6H2O प्लस C6O2। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक में पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। BPSC 2018 का प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टाइफाइड तथा कॉलेरा विशिष्ट उदाहरण है। जलजन्य रोग, टाइफाइड जलजन्य रोग और कॉलेरा जो है, टाइफाइड और कॉलेरा जलजन्य रोग का उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कॉलेरा का कारण सल्मोनेला टाइफी, कॉलेरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होती है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टाइफाइड रोग का कारण सुल्मोनेला टाइफी, सुल्मोनेला टाइफी, सुल्मोनेला टाइफी, सुल्मोनेला टाइफी, सुल्मोनेला टाइफी तथा कॉलेरा का कारण विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? क्लोरैम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुओं रोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि क्लोरैम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक है औषधि है, क्लोरैम्फेनिकॉल। इसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन में किया जाता है। फिर सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणु रोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भ्रूण किससे मिलता है? भ्रूण बीज से मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही उत्तर होगा यकृत। यकृत जो है एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा होता है। यकृत लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है।
एफ्लॉक्टोक्सिन नामक जहरीली पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस हाँ तथा पेंसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। फिर से जानिए, यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ एफ्लाटॉक्सिन कुछ कवक जैसे एस्परजिलस पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? मनुष्य के शरीर में तिल्ली या पलीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा, बोन नैरो में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जो गश्ती सेना के भांति समस्त शरीरों में घूमती रहती है। सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। क्या समझ में आया? लिम्फोसाइट्स मनुष्य के शरीर में तिल्ली या पलीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ओंकोजीन संबंधित है ओंकोजीन संबंधित है कर्क रोग से कर्क रोग से। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर, कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान एसआरसी के रूप में की गई थी। 1970 में खोजा गया घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस सरकोमा वायरस नाम दिया गया था। रॉस सरकोमा वायरस। अगला प्रश्न पे चलते हैं। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। रक्त कैंसर की रोकथाम में उपयोग किया जाने वाला रेडियो क्या है? कोबाल्ट 60 और फास्फोरस P32। और 50वां प्रश्न है। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? इसका उत्तर होगा आयनीय विकिरण। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है? आयनीय विकिरण वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में लिप्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग होता है तो कैंसर हो सकता है। इसी के साथ 50 प्रश्न हो चुके हैं। अभी कई और प्रश्न हैं जिन्हें हम लोग को पढ़ना है। इस लेक्चर में नहीं रखा जाएगा, फिर आगे के प्रश्न के लिए बाकी क्वेश्चन बनाएंगे। अभी 77 क्वेश्चन और हैं, 50 हो चुके हैं। चलिए तो वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।